जय श्री राम दोस्तों। तो अगर आप लोगों के दिलों में भी अखंड राष्ट्र बनाने का सपना चल रहा है तो सबसे पहले इस वीडियो पर लाइक ठोक दीजिए और बड़े बड़े अक्षरों में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। तो दोस्तों, दिल्ली चुनाव में बहुत बुरी तरह हार जाने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बौखलाहट देखने वाली थी और सुधांशु त्रिवेदी जी ने क्या ही करारे जवाब देकर कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बोलती बंद कर दी। चलिए देखते हैं, आज की डिबेट बहुत ही शानदार और मज़ेदार होने वाली है। और आप लोगों को क्या लगता है कि दिल्ली के सीएम का असली चेहरा कौन होगा? अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। चलिए डिबेट स्टार्ट करते हैं। बीजेपी की सियासत पर टेक्निकली चर्चा हो रही है कि कौन हो सकता है सीएम। आनंद जी, मुझे लगता है कि ये वाला सवाल तो आप ही के पाले में फेंकना चाहिए। क्या लगता है कौन हो सकता है? हमने बहुत सारे नाम, 15 लोगों की लिस्ट फाइनल हो गई है, इनमें से कोई एक होगा। रूबिका जी, जो नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और जो पिछले 11 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि लिस्ट से तो कोई नाम नहीं होगा। जिसका नाम भी लिस्ट बन गया उसमें से कोई नहीं होगा। आप याद करिए, आपके प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम कैसे आया था। वो एकदम पिछली पंक्ति में बैठे थे और राजनाथ जी ने एक पर्चा हल्के से वसुंधरा जी को पकड़ाया था और उसके बाद किसी ने उनको भजन लाल जी को ऐसे कोनी मार के कहा कि अरे भाई साहब, आपका नाम मुख्यमंत्री के लिए आ गया। तो वैसा ही कोई चौंकाने वाला नाम होगा। मैं इस बात को, क्योंकि नरेंद्र मोदी में वो सूत्रों की राजनीति तो समाप्त, मतलब पत्रकारों की जो सूत्रों वाली पत्रकारिता थी वो समाप्त हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों को पता होगा, या सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो हो सकता है सुधांशु जी को इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा हो, अनुमान हो कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो जमाना चला गया जब न्यूज रूम में बैठ के हमारे और आपके बात कहूं आपको आनंद जी, वैसे बड़ा आनंद आता है हाँ, जब मैं ये सुनती हूँ कि कौन होगा मुख्यमंत्री नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये मतलब 2014 से पहले भी मैं शोज किया करती थी और तब आप देखिए एकदम ऐसे डंके की चोट पे कहा जाता था, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे सूत्र बता रही है। विवेक जी भी यहाँ पर है, फराज भाई यहाँ पर मौजूद है। इनफैक्ट सुधांशु जी भी इस बात को अच्छे से समझते और जानते हैं कि एक टाइम होता था जब ये सबको पता होता था कि यही है जो सीएम होने वाला है। सुधांशु जी रूबिका जी, हाँ रूबिका जी, तब वो दौर था जब न्यूज रूम से मंत्री तय हुआ करते थे। आपको याद हो, न्यूज रूम में बैठ के पत्रकार मंत्री परिषद के नाम तय किया करते थे और कहते थे कि इनको मंत्री बनना है और उनको मंत्री, अच्छा राजा को मंत्री बना दो, हेलो हेलो हेलो। तब तो पता होगा ही ना। जब पत्रकार अपनी पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आपाद मस्तक लिप्त हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति होनी स्वाभाविक है। और जब कमजोर सरकार होती है, जब तमाम तरह की चाड़ी, आप समझती होंगी, हमारे यहाँ एक चाड़ी कहा जाता है। आनंद जी, एक पत्रकार होने के नाते फिर भी एक आध सूत्रों के हवाले से खबर थोड़ी पुख्ता हमारे लिए भी अच्छी बात रहेगी ना सुधांशु जी। मतलब ऐसा भी मत कीजिए ना भाई, हो गए ना कितने, मतलब 20 साल, 15 साल ऊपर हो गए हैं। देखिए, आनंद विजय जी ने जो बात कही उससे मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूं। पूरे देश को याद होगा राडिया टेप वाला एपिसोड, जिसमें सिर्फ पत्रकार नहीं, पत्रकार और कारपोरेट लॉबिस्ट ये बात कर रहे होते थे कि ये मंत्री कौन बनेगा और मंत्री को विभाग ये वाला अच्छा रहेगा या वो वाला अच्छा रहेगा। तो ये दोनों की कार्य संस्कृति में अंतर है। और यहां क्या है, भारतीय जनता पार्टी में चूंकि हमारे यहां एक विविधतापूर्ण व्यवस्था है और अनेक कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, यहां देखिए एक अंतर में रूबिका जी कहूंगा, हमारे यहां अंतिम क्षण तक नहीं पता लगता है कौन मुख्यमंत्री होने वाला है या कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाला है, मगर दूसरी पार्टियों में जन्म के साथ ही पता रहता है कि जब भी भविष्य में पार्टी का नेतृत्व होगा तो इसी के पास आएगा या इस परिवार के पास आएगा। तो दोनों के मूलभूत सोच में अंतर है, मगर आश्वस्त रहना चाहिए दिल्ली की जनता को कि जिस प्रकार का जनादेश उन्होंने दिया है उसका पूर्ण सम्मान करते हुए जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा वो दिल्ली के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण कर्मठता के साथ, मेहनत के साथ दिल्ली को उस गौरवपूर्ण स्थान में स्थापित करेगा जो भविष्य में तीसरी अर्थव्यवस्था। भाई इससे पहले तो सुधांशु जी ये होता था कि भविष्य में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले भारत के राष्ट्रीय राजधानी को होना चाहिए। हाँ भाई, इससे पहले ये होता था कि मान लीजिए पिछले कोई टाइम आप चूज कर लीजिए कि अगर 48 एमएलए चुन कर आए हैं तो उसमें से 8 तो पक्के होते थे कि ये फ्रंट रनर्स हैं, लेकिन इस बार तो 48 के 48 रथ जगह कर रहे होंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता बैक बेंचर कब। मुझे पता है मोहन यादव जी तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे और उनके नाम का ऐलान हुआ।
नहीं, देखिए, नहीं रूबिका जी, मैं थोड़ा इसमें संशोधन करूंगा। हमारे यहाँ कोई रत जगह नहीं कर रहा होगा, सब शांति से बैठे होंगे और उन्हें पता होगा कि जिसका वक्त आएगा उसका अपने आप हो जाएगा। जिसे हिंदी में एक कहावत होती है कि वो सब पाते हैं सब प्रयास, ये अनायास पा जाते हैं। मतलब कोई तो लॉबिंग किसी नहीं को हो रही रत जगह होगी। करने की जरूरत नहीं, किसी को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो शीर्षस्थ नेता हैं, हाँ। सभी विविध पहलुओं को ध्यान में रखकर विश्लेषण करते हैं और फिर पार्टी के हित के अनुरूप और व्यक्ति की योग्यता के अनुसार काम करके दिखाते हैं। ओके। इसीलिए आप देखिए, हमने पिछले 50-60 वर्षों में हाँ। और जिस प्रकार के गैलेक्सी ऑफ लीडर्स दिए हैं, और उस हर लीडर ने पार्टी को आगे बढ़ाया है। मतलब वहां से शुरू करिए, अगर दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक मुकाम तक ले गए, तो अटल जी एक और मुकाम तक ले गए, तो अडवाणी जी एक और मुकाम तक ले गए, मोदी जी और मुकाम तक ले गए। फिर हमारे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पिछले 20-25 वर्षों में, मतलब वेंकैया जी से लेके, राजनाथ जी से लेके, गडकरी जी तक, सबने अपना अपना योगदान दिया। वर्तमान में नड्डा जी से लेके अमित शाह जी एक लेवल तक ले गए। आपको आपका कोई परिवार से मसला नहीं था, कोई परिवारवाद नहीं था विवेक जी, और आज इसीलिए कह रहे हैं कि नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमें ही नहीं पता है। या तो सिर्फ ब्रह्मा जी को पता है, या फिर जो ऊपर एकदम सुप्रीम मोदी और अमित शाह, इन तीनों को ही तो पता है, और किसको पता नहीं, वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे वो कांग्रेस भी हो, अगर वो करती आई है, या बीजेपी हो, मेरे हिसाब से डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर पार्टीज फॉलो करें, उनके विधायक बैठें, एक चुनाव की प्रक्रिया हो, मैं कांग्रेस के लिए भी यही कहूंगा और बीजेपी के लिए भी यही कहूंगा, तो मेरे ख्याल से वो डेमोक्रेसी के लिए एक ज्यादा अच्छी व्यवस्था बनती है। ये डेमोक्रेटिक नहीं है। अभी तो देखिए इनका क्या है कि ये स्टेट का इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो दैट इज अंडर द फेस ऑफ मोदी। ये एक फेस को यूज कर रहे हैं, ये कोई स्टेट की लीडरशिप को आगे करके इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, और कहीं ना कहीं वो कार्ड चल भी रहा है, उसके लिए इनको बधाई भी है कि सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन हाउएवर अगर हम डेमोक्रेटिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्रक्रियाएं हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, अगर हम उसको देखें, तो मेरे ख्याल से अनहेल्दी ट्रेंड है कि आप ऊपर से एक आदमी को बैठा देते हैं, बेशक वो तीसरी पंक्ति में बैठा हो। ये तो कोई पहली बात। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, क्योंकि आप इसमें दूसरी बात पर उससे पहले तो राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी के बाद उनके बच्चे बच्ची, या उससे पहले नेहरू गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी के बाद हो सकता है प्रियंका जी। ये डेमोक्रेटिक है। हाँ, वहाँ मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव फिर अपने बच्चों दूसरे खेमे कभी बोल दीजिए डेमोक्रेटिक। नो, एब्सोल्युटली नॉट, इट इज नॉट डेमोक्रेटिक, मेनी थिंग्स आर नॉट डेमोक्रेटिक। चिराग पासवान इज नॉट डेमोक्रेटिक, अनुराग ठाकुर इज नॉट डेमोक्रेटिक, वसुंधरा राजे के बेटे इज नॉट डेमोक्रेटिक। नहीं, पार्टी चला रही है, वसुंधरा राजे पार्टी चला रही थी, सीएम भी थी। मैं ऐसे आपको 100 नाम गिना सकता हूँ बीजेपी के जो परिवारवाद से आए हैं। तो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है आप परिवारवाद से आइए। सुनिए, आप परिवारवाद से आइए, आप बीजेपी को, कांग्रेस के हो, आप जनता के बीच में जाइए। आप चिराग पासवान का तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैं फिर भी अग्री कर जाऊंगी कि वहां पर भाई चिराग पासवान के बाद क्या होगा, क्या चिराग पासवान के बच्चे आएंगे? ये सवाल आप सुधांशु जी से